हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स विक्ट्री क्लासेस। ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है, पर्टर्बेशन थ्योरी। अब कुछ लोगों के क्या है, पर्टर्बेशन थ्योरी नाम सुनते ही थोड़ी सांसें फूलने लग जाती है, लेकिन एक बार आप ये लेक्चर देखो, थोड़ा पेशेंस बनाओ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तब आप देखना कि आप उसके क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो पर्टर्बेशन होती क्या है? पर्टर्बेशन एक छोटी सी डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, क्या होता है? एक छोटा सा डिस्टर्बेंस जो किसी एग्जिस्टेंस पोटेंशियल या सिस्टम के अंदर हम ऐड करते हैं। ठीक है। इसकी एक कंडीशन होती है पर्टर्बेशन थ्योरी की, कि कोई भी आपका ये फोर्स या फील्ड है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली फोर्स या फील्ड है, उसकी वैल्यू जो ओरिजिनल सिस्टम है उससे बहुत स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है। अगर वो स्मॉल नहीं होगी, वो बहुत लार्ज अमाउंट होगा हमारे ओरिजिनल सिस्टम से, तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को ही चेंज कर देगा। ठीक है। अब हमारा सिस्टम कुछ और बन जाएगा, नई चीज बन जाएगा, वो सिस्टम रहेगा ही नहीं, तो सॉल्व क्या करोगे? तो जब लार्ज वाली वैल्यूज ऐड होती है तो उसके लिए हमारे पास अलग थ्योरी है। पर्टर्बेशन सिर्फ तब काम करता है जब हमारे पास डिस्टर्बेंस बहुत स्मॉल हो। तो मान लो कि हमारा एच नोट क्या था, ओरिजिनल हैमिल्टोनियन था किसी सिस्टम का, मतलब ओरिजिनल एनर्जीज। उसके अंदर आपने एच प्राइम छोटी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से जो नया सिस्टम बना वो बना एच। ठीक है। अब ये तो एच क्या है? ये नया सिस्टम है जो कंटेन करता है हमारे ओरिजिनल सिस्टम को प्लस वो छोटी सी डिस्टर्बेंस को। ठीक है। एच नोट यहाँ पर ओरिजिनल सिस्टम है, एच यहाँ पर मॉडिफाइड सिस्टम है, और एच प्राइम क्या है? पर्टर्बेशन टर्म है हमारे पास। ठीक है। तो अब देखो, अब क्या होगा कि अब जो ये एच नोड है, ये ऐड करने के बाद क्या है, एनर्जी और वेव फंक्शन जो हमारा सिस्टम का है वो मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है। क्या क्या मॉडिफाई होएगा? एक एनर्जी और दूसरा वेव फंक्शन। अब कैसे मॉडिफाई होएगा उसका देखो। मान लो साई एन क्या था? nth स्टेट का वेव फंक्शन था। ठीक है। ये वेव फंक्शन कब है? पर्टर्बेशन ऐड करने के बाद, जिसमें हमारा जो साई एन नोड है वो nth स्टेट का जीरो, जीरो मतलब ओरिजिनल वेव फंक्शन है। ठीक है। ये क्या है? ओरिजिनल वेव फंक्शन nth स्टेट का। उसमें कुछ डिस्टर्बेंस ऐड हुई साई एन वन। ठीक है। nth स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऐड हुई। ठीक है। साई एन वन, यहां पर जो वन लगता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। इसी तरह एक और होता है साई एन टू, यहां पर टू लगता है, इसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर करेक्शन। और इसी तरह हमारे पास साई एन थ्री आ जाएगा जो थर्ड ऑर्डर करेक्शन होगी, एंड सो ऑन। ठीक है। ये करेक्शन टर्म्स होती है। हमारे सिलेबस में है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन का हल्का सा इंट्रोडक्शन है। अब देखो, करेक्शन के ऑर्डर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लो यहां पर कोई ओरिजिनल वेव फंक्शन था, तो ये जो डिस्टर्बेंस थी ये उससे 10x कम थी। ठीक है। तो वो होगी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ गई तो बहुत बढ़िया है, हमें आगे वाली कोई करेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमारी जीरो आ जाती है, इस केस में हम सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकालते हैं। अब सेकंड ऑर्डर करेक्शन भी क्या होती है? ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का 10x और कम होती है इससे, मतलब ओरिजिनल से 100 टाइम कम। ठीक है। ये 10 एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। और इस तरह से फर्दर करेक्शंस आती रहती है। हमारे सिलेबस में है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, कि कोई डिस्टर्बेंस ऐड हुई उसकी वजह से आप फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाल दो। ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये वेव फंक्शन मॉडिफाई हो रहा है। अब इसी तरह देखो, हमारी एनर्जी, ये क्या है? ई एन, nth स्टेट की एनर्जी। ये कैसे बनी है? ई एन नोड, मतलब जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम था उसकी एनर्जी। ठीक है। उसमें क्या हुई? ई एन वन। ई एन वन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो उसके अंदर ऐड हुई। और ई एन टू, ई एन टू क्या है? सेकेंड ऑर्डर करेक्शन। इसी तरह फर्दर हमारे पास थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर करेक्शन इसके अंदर आती रहेगी। लेकिन जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आती है तो उसके कंपैरिजन में ये सारी की सारी क्या है? नेग्लेजिबल होती है। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ना आए तो उस केस में हम सेकेंड ऑर्डर करेक्शन निकालते हैं। सेकेंड ऑर्डर करेक्शन आ जाए तो बाकी सारों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है। इस तरह से हमारे पास सोन चलता रहता है। अब हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में वेव फंक्शन नहीं है, हमारे सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर करेक्शन नहीं है, हमारे सिलेबस में है सिर्फ इतना इतना पोर्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। आपको सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए कि एनर्जी में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना। ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो देखो, ये जो ई एन जीरो लिखते हैं ना, जिसको हम ओरिजिनल सिस्टम कहते हैं, इसको जीरोथ ऑर्डर करेक्शन भी कहते हैं। जीरोथ ऑर्डर मतलब जब तक हमारा पर्टर्बेशन नहीं लगी थी तब ओरिजिनल एनर्जी, उसको जीरोथ ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है। तो देखो, अब हम बात करते हैं
कि हमारे पास पर्टर्बेशन किस टाइप की होती है। तो हमारे पास दो तरह की पर्टर्बेशन होती है, एक हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन और एक टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन। ये कैसे पता लगेगा कैसी है? तो बात ये है कि जो हमारे पास पर्टर्बेशन है हैमिल्टोनियन है, जो एच प्राइम है, वो पोटेंशियल अगर टाइम इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन आ जाएगी। और अगर ये हैमिल्टोनियन है जो पर्टर्बेशन वाला, ये टाइम डिपेंडेंट है, तो हमारे पास क्या है, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन आ जाएगी। ये सेम टू सेम लॉजिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। टाइम इंडिपेंडेंट कब होती है? जब हमारे पास पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट होता है। और टाइम डिपेंडेंट कब होती है? जब पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो उसी लॉजिक से हमने पर्टर्बेशन को भी डिवाइड किया है पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन में। हमारे सिलेबस में सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट है, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब टाइम इंडिपेंडेंट में भी दो पार्ट होते हैं, एक डीजनरेट पर्टर्बेशन और एक नॉन डीजनरेट पर्टर्बेशन। ठीक है, अब टाइम इंडिपेंडेंट जो हमारे सिलेबस में है उसमें हमारे पास सिर्फ नॉन डीजनरेट पर्टर्बेशन है, डीजनरेट पर्टर्बेशन भी नहीं है, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है। अब नॉन डीजनरेट पर्टर्बेशन कब आता है? जब हमारा सिस्टम है वो नॉन डीजनरेट हो। जैसे जितने भी हमने वन डायमेंशनल सिस्टम पढ़े थे वो क्या थे? नॉन डीजनरेट। ठीक है, और इसी तरह से जो हमने टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल सिस्टम पढ़े थे वो सारे के सारे क्या थे? डीजनरेट सिस्टम थे। तो जब डीजनरेट सिस्टम आएगा तो हमारे पास डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी लगेगी, नॉन डीजनरेट सिस्टम आएगा तो नॉन डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी लगेगी। हमारे सिलेबस में सिर्फ नॉन डीजनरेट है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास जो नॉन डीजनरेट केस है वो कैसा होता है। इतने क्या करो, आप ये नोट कर लो। तो देखो, अब हमारे पास एक नॉन डीजनरेट केस के लिए क्या लेते हैं, हम एक सिस्टम ले लेते हैं। हमने मान लो वन डायमेंशनल वेल ले लिया। ठीक है, हमने दो तीन सिस्टम पढ़े हुए हैं, वन डायमेंशनल वेल पढ़ा हुआ है, हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा हुआ है, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, सभी में पर्टर्बेशन कैसे काम करती है। तो वन डायमेंशनल वेल था एल लेंथ का। ठीक है, तो उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है? वो ये होती है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। उसका ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या होता है? वो ये होता है √2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए। इसी तरह उसकी जो एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है ई एन, वो क्या होती है? वो होती है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, जहां पर एन हमारी क्या है? स्टेट है। और इसी तरह nth स्टेट का जो वेव फंक्शन है वो हम कैसे लिखते हैं? वो लिखते हैं √2 अपॉन ए साइन n पाई एक्स अपॉन ए। ये चीजें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करी हुई है। ठीक है, ये चीजें आपको पता है। ये हमारा क्या है? 1D वेव का ओरिजिनल सिस्टम। अभी हमने क्या है यहां पर पर्टर्बेशन ऐड नहीं करी है। ठीक है, तो ये हमारी मान लो nth स्टेट की ओरिजिनल एनर्जी थी, इसको लेते हैं जनरल टर्म, क्योंकि हमारे क्या है सिलेबस में सिर्फ एनर्जी है। तो ये ओरिजिनल एनर्जी थी n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। अब क्या हुआ, मान लो यहां पर कोई एच प्राइम पर्टर्बेशन आ गई। ठीक है, एच प्राइम क्या है? पर्टर्बेशन आ गई। अब एच प्राइम पर्टर्बेशन की वजह से क्या होगा? ड्यू टू मॉडिफिकेशन बाय एक्सटर्नल फोर्स या फील्ड, कोई एक्सटर्नल फोर्स है या फील्ड है, उसकी वजह से क्या होगा? मॉडिफिकेशन। करेक्शन टर्म विल ऐड इन ऑल एन स्टेट। ठीक है, जितनी भी हमारे पास ये एन स्टेट्स थी ये वाली, इनके अंदर क्या है? करेक्शन टर्म ऐड हो जाएगी। अब जो करेक्शन टर्म ऐड होगी वो कैसे कैसी होगी? देखो, हमारे पास सबसे पहले आती है EN1। ये जो EN क्या बता रहा है? EN बता रहा है हमारे पास nth स्टेट, और 0 लगा दिया तो मतलब ये क्या है? ओरिजिनल सिस्टम। इसी तरह हमने EN1 लगा दिया तो ये क्या है? हमारी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। इसी तरह हमने यहां पर EN के साथ 2 लगा दिया तो ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर करेक्शन। सेकेंड ऑर्डर करेक्शन किसके अंदर है? nth स्टेट के अंदर। ठीक है, EN यहां पर ये स्टेट रिप्रेजेंट करता है, यहां पर ये करेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नीचे स्टेट होती है, ऊपर करेक्शन होती है। तो EN1 क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन nth स्टेट। अगर वो हमारे पास नॉन जीरो आती है तो वो हमारा आंसर है। और EN2 क्या होती है? सेकेंड ऑर्डर करेक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमारे पास 0 आ जाती है तो हम सेकेंड ऑर्डर करेक्शन निकालते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास ये सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ यही निकालना है। तो ये देखो कैसे। तो हमारे पास जो nth स्टेट है वो मॉडिफाई कैसे होगी? पहले हमारे पास क्या थी? ये देखो, पहले हमारे पास EN की वैल्यू थी n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। अब जो EN की वैल्यू है उसमें ये तो होगा ही होगा। ठीक है, ये EN नोड है हमारा, ये वाला।
इसके साथ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सेकंड ऑर्डर करेक्शन और एटसेट्रा ये ऐड हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पर्टर्बेशन निकालने का, वो फॉर्मूला देखो। पहले तो आप इस चीज़ को नोट कर लो आराम से, ठीक है। यहाँ तक हमारी थ्योरी थी, मेन काम इसके आगे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखो अब हमने ऐड करनी है ये ओरिजिनल सिस्टम, इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है EN1 का, वो है साई एन नोड। साई एन नोड क्या है हमारा, nth स्टेट का ओरिजिनल वेव फंक्शन, H प्राइम साई एन नोड अपॉन साई एन नोड नॉर्मलाइज कंडीशन। तो ये फॉर्मूला आपने देखा देखा सा लग रहा होगा, ठीक है। किस चीज़ का फॉर्मूला है ये कुछ नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H प्राइम इन nth स्टेट निकाली है हमने, ठीक है। ये क्या किया है हमने, ये निकाला है H प्राइम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन nth स्टेट, ठीक है। उसका क्या है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। बिल्कुल सिंपल है, ये चीज़ें तो हमने सॉल्व भी की हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। एक बार आप ये नोट कर लो, फिर हम एग्जांपल्स करते हैं। तो देखो अब ये एग्जांपल क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई वन डायमेंशनल वेल था, ठीक है। उसमें हमने क्या कर दी, एक कांस्टेंट पर्टर्बेशन वी नोड, इसने दिया है वी नोड स्मॉल, ठीक है। तो स्मॉल से आप समझ जाना कि ये पर्टर्बेशन है। तो फाइंड एनर्जी ऑफ nth स्टेट। अब ये वी नोड ऐड करने के बाद ये क्या कह रहा है कि nth स्टेट की एनर्जी फाइंड कर दो। अगर कोई एक बार खुद ट्राई करना चाहता है तो पॉज करके ट्राई कर लो, आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। बहुत आसान है इसका सॉल्व करना, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन चेक करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन EN1 वो क्या आ जाएगी हमारे पास, पर्टर्बेशन टर्म क्या दी है हमारे पास, H प्राइम दिया है हमें वी नोड, और वी नोड क्या है, एक कांस्टेंट। तो EN1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा H प्राइम nth स्टेट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वो क्या आ जाएगी साई एन नोड, ठीक है। H प्राइम साई एन नोड, नोड लगाने की जरूरत नहीं है, नोड का मतलब ये है कि ओरिजिनल वेव फंक्शन की बात हो रही है, अपॉन साई एन नोड और साई एन नोड, ये हो जाएगा। अब यहां पर जो H प्राइम की वैल्यू है अगर मैं वो पुट कर देता हूं, वो क्या दी हुई है हमें वी नोट, और ये क्या है कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ये वी नोट तो क्या है बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा साई एन नोड अपॉन में ये क्या हो गया, पूरा का पूरा कट गया, 1 हो गया। वैसे भी देखो नॉर्मलाइजेशन है, 1 तो होना ही था। तो हमारे पास जो EN1 है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, वो क्या आ गई, वो आ गई वी नोट। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। यहां पर हुआ क्या है, देखो थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करो कि ये हमारा वेल था, ये क्या था हमारा ओरिजिनल वेल था, मान लो इसकी लेंथ थी L, ठीक है। इसकी जो एनर्जी थी nth स्टेट की वो थी n² पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml²। अब यहां पर क्या आ गया, एक कांस्टेंट पोटेंशियल पर्टर्बेशन ऐड हो गई वी नोट। तो मान लो ये कुछ ऐसे कांस्टेंट पर्टर्बेशन थी वी नोट की वैल्यू की, ठीक है। ये पोटेंशियल है, यहां पर ये पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जाता है, तो यहां पर कुछ वी नोट थी, ये टर्म ऐड हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी एनर्जी मॉडिफाई कैसे हो गई, इसकी एनर्जी मॉडिफाई हो गई हमारे पास, ये EN नोड है, ठीक है। EN इज इक्वल टू EN नोड प्लस EN1, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई n² पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml² प्लस वी नोट। ये हमसे पूछा था न्यू एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ऑफ nth स्टेट पूछी थी, सिर्फ करेक्शन नहीं पूछी थी, टोटल एनर्जी मतलब पर्टर्बेशन होने के बाद जो एनर्जी चेंज आया वो पूछा था। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। nth स्टेट की एनर्जी पहले कुछ ऐसी थी, अब कुछ ऐसी हो गई, एक करेक्शन टर्म इसके अंदर क्या हो गई, ऐड हो गई, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। फिर यहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अब नोट डाल के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। अब बात यह है कि हमने यहां पर nth स्टेट की बात करी थी, ठीक है।
तो ये जो कांस्टेंट पर्टर्बेशन थी वी नॉड, ये जो कांस्टेंट पर्टर्बेशन थी वी नॉड, ठीक है, इसकी वजह से जो करेक्शन आई है ये आई है वी नॉट। और क्या ये करेक्शन स्टेट पर डिपेंड कर रही है? यहां पर मैं कोई भी स्टेट ले लूं, ग्राउंड स्टेट ले लूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ले लूं, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, कोई भी स्टेट ले लूं, ये तो वी नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और वो स्टेट क्या है, नॉर्मलाइज होकर 1 हो जाएगी। इसका मतलब nth स्टेट के लिए, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट के लिए, ठीक है, यहां पर फॉर एवरी स्टेट लिख लो, फॉर एवरी स्टेट, फॉर एवरी स्टेट correction in energy will be same. Correction in energy will be same in case of constant potential, constant potential। और ये सिर्फ किसी भी स्टेट की बात नहीं है, फॉर एवरी स्टेट एंड एवरी सिस्टम भी लिख लो, एंड एवरी सिस्टम। जरूरी नहीं है वो सिस्टम हमारे पास 1 डायमेंशनल वेल ही हो, ये भी समझो क्यों। देखो कोई भी सिस्टम आएगा, हमारे पास फॉर्मूला तो क्या रहना है, फॉर्मूला तो यही रहना है, साई एन हमारे पास वी नॉड साई एन अपॉन में हमारे पास साई साई, ठीक है, फॉर्मूला तो यही रहेगा, उसकी nth स्टेट कुछ भी होगी। अब ये कांस्टेंट है, ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये सारी टर्म क्या बन जाएगी, ये सारी टर्म 1 बन जाएगी। तो सिस्टम कोई भी हो, उसका वेव फंक्शन कोई भी हो, जब हम कांस्टेंट पोटेंशियल ऐड करेंगे उसके अंदर, तो सभी सिस्टम की सभी स्टेट्स के लिए, सभी सिस्टम की सभी स्टेट्स में जो करेक्शन टर्म ऐड होगी वो सेम ऐड होगी, ठीक है। फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में भी वही करेक्शन टर्म, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भी, और ये सभी सिस्टम के लिए वैलिड है। तो ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अलग से नोट बनवा के ही लिखा दिया। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो आप पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस बार हमारे पास एच प्राइम ए एक्स, ठीक है, यहां पर ए कांस्टेंट है और एक्स आपको पता ही है, तो ये एक पर्टर्बेशन टर्म हमने ऐड करी है। तो ये पर्टर्बेशन टर्म ऐड करने के बाद ये कह रहा है फाइंड एनर्जी ऑफ nth स्टेट फॉर 1 डायमेंशनल वेल, अगर वो वेल एसिमेट्रिक हो, दूसरा सिमेट्रिक हो, मतलब दोनों तरह के वेल के लिए, एसिमेट्रिक के लिए भी और सिमेट्रिक के लिए भी हमें nth स्टेट की एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक बार ये भी आप ट्राई करो पॉज करके, बहुत आसान है, अगर एक छोटा सा स्टेप है आपको क्लिक हो गया तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का फॉर्मूला क्या है वो लगाते हैं। तो साई एन, अब नॉर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, पता ही है, एच प्राइम साई एन अपॉन में क्या है ये साई एन, ठीक है। अब देखो सिस्टम इसने दिया नहीं है तो हम नॉर्मलाइज मान के ही चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने क्या मान के चल लिया, ऑलरेडी नॉर्मलाइज सिस्टम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें अपनी मर्जी से सिस्टम लेना है, क्या दिक्कत है। तो अब देखो एच प्राइम की वैल्यू क्या है, ए एक्स, तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहां पर बचेगा क्या, साई एक्स साई, ये क्या है हमारे पास, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्या आ गई हमारे पास, ए इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम हमारे केसेस लेते हैं, अगर हमारे पास वेल है वो एसिमेट्रिक हो, अगर हमारे पास एसिमेट्रिक वेल हो, एसिमेट्रिक वेल मतलब हमारे पास ये हो 0 से लेकर एल, ये वाला, तो उसके लिए हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल क्या होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स क्या होती है, वो होती है L/2, ये चीज आपने पढ़ा हुआ है। अगर ये L/2 होती है तो करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट, करेक्शन इन nth स्टेट क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी AL/2 आंसर, ठीक है। और वही हम सेकंड केस लेते हैं बी, सिमेट्रिक वेल। तो सिमेट्रिक वेल क्या होता है हमारे पास, ये कुछ हमारे पास -L to L, ठीक है, ये सिमेट्रिक वेल ले लिया। इसके लिए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स है वो क्या होती है, 0,
ठीक है। एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू, इसकी कहाँ पर आती है, L/2 पर। ये सिमेट्रिक है ओरिजिन के अराउंड, तो इसकी क्या आएगी, 0। तो इसके लिए करेक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। तो ये 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। अब यहां पर एक और चीज देखो कि इवन इफ हमारा जो पर्टर्बेशन टर्म थी वो कांस्टेंट नहीं थी, इस बार x आ गया। x क्या है, एक वेरिएबल है, तो भी सभी स्टेट्स में, ठीक है, सभी स्टेट्स में जो करेक्शन टर्म ऐड हुई है वो सेम ऐड हुई है। अब ये सिर्फ वन डायमेंशनल केस के लिए है स्पेसिफिक। अगर हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर या कोई और सिस्टम होता तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है ये हो। कांस्टेंट के लिए तो सही बात है, लेकिन बाकी वेरिएबल के लिए वेरी कर सकता है अलग अलग जगह पर। ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार ध्यान से अपने हाथ से लिखो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब यहां पर स्टेट कोई भी हो, क्योंकि देखो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x फॉर ऑल एन स्टेट्स एसिमेट्रिकली L/2 होती है। आप कोई भी स्टेट ले लो तो उसके लिए एनर्जी करेक्शन भी सेम आएगी। सिमेट्रिक के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x फॉर ऑल एन स्टेट्स वो 0 ही होती है, तो उसके लिए एनर्जी करेक्शन भी 0 आएगी। ये कौन सी एनर्जी करेक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो एसिमेट्रिक वेल होगा उसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, एसिमेट्रिक की बात कर रहा हूं, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। और वो चेंज एनर्जी क्या होगी, n² π² h² / 2mL², और ये प्लस AL/2 ये आ जाएगा। ठीक है, और सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए हमारे पास जो En है वो विल नॉट चेंज, क्योंकि करेक्शन टर्म ही 0 ऐड हुई है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये थोड़ा कंसेप्ट समझने वाला भी है। तो आप एक काम करो, 2 क्वेश्चन तो अगर नहीं हो पाए तो इसको ट्राई करो। ठीक है, थोड़ा टफ है, लेकिन अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। पॉज करो और इसको करने की ट्राई करो। तो देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये इसने कुछ पर्टर्बेशन टर्म दी है। ठीक है, इस तरह की कुछ पर्टर्बेशन टर्म है, और ये हमें दे दिया पोटेंशियल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये पोटेंशियल किसका है, सिमेट्रिक वेल का है। ठीक है, एक बार मैं बना देता हूं, ये किसका है, ये सिमेट्रिक वेल का है, ये -a है, a है। अब इस सिमेट्रिक वेल में इसने क्या है, BA - x, तो ये H' कैसा है, H' है हमारे पास BA - BX। ठीक है, ये कुछ y = C + mx, ठीक है, इस फॉर्म में। इसका मतलब ये कैसा है, ठीक है, ये कुछ -x है ना, -mx, तो इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप कुछ ऐसी है। ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है हमें, एक लाइन है कुछ स्लोप के साथ। ठीक है, अब इसकी स्लोप कितनी है, tan थीटा, वो हमारे पास है BA। ठीक है, इसकी कुछ स्लोप है। तो ये मैंने आपको अलग से बना के क्यों बताया है, ये समझाने के लिए कि अगर आपके पास कभी डायग्राम बना हुआ आ जाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से देगा। ठीक है, अगर ऐसे दे दे तो ये बहुत आसान है, लेकिन बाय द वे वो ऐसे डायग्राम बना के दे दे तो डायग्राम से आप समझ लेना कि ये कुछ नहीं है, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का, ठीक है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ये ग्राफ है विद सम स्लोप tan थीटा। ठीक है, तो देखो अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। हमें क्या है, En1 फाइंड करना है। वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है sin h' की वैल्यू क्या है, BA - BX। ठीक है, और ये sin। नीचे मैं नॉर्मलाइजेशन नहीं लिख रहा, मान के चल रहे हैं हम कि सिस्टम नॉर्मलाइज्ड है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग लिख सकते हैं इसको, ये sin और ये हमारे पास BA और ये sin, फिर ये माइनस sin BX sin। ठीक है, तो अब देखो BA क्या है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, sin ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये B बाहर आ जाएगा, ये क्या बना है,
ये b बाहर आ जाएगा हमारे पास, और ये क्या बन जाएगा साई एन एक्स साई एन। ठीक है, अब देखो ये तो 1 हो गया। ठीक है, और ये क्या है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो ये वेल कौन सा है, ये वेल है हमारे पास सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या होती है 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म ही खत्म होगी। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा सिर्फ बी है। ये क्या है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन nth स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास अगर इसने एनर्जी पूछी होती कि एनर्जी क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले हम ओरिजिनल एनर्जी लिखते हैं nth स्टेट की, वो क्या है n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। लेंथ कितनी है इसकी -a2 है, तो 2a लेंथ है, तो 2a का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा इंटू 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा 8 बना लेगा, तो यहाँ पर क्या है 8ml a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि लेंथ ऑफ वेल जरूर चेक किया करो। इसके अंदर ऐड क्या हुआ है, इसके अंदर ऐड हुआ है हमारे पास बी ए, तो ये क्या आ गई हमारी टोटल एनर्जी आ गई आफ्टर करेक्शन। ठीक है, अब मान लो, ठीक है एक बार तो इसको नोट करो, होपफुली आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, तो कभी भी आपके पास एक इस तरह की लाइन आ जाए, या वो लाइन जरूरी नहीं ऐसे आए, वो लाइन ऐसे आ जाए, ऐसे आने का लाइन मतलब क्या है स्लोप पॉजिटिव है, तो मतलब प्लस एम एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू इस फॉर्म में है। ठीक है, अगर ये वाली स्लोप आ जाए थीटा, तो इस तरह की लाइन देख के डरने की जरूरत नहीं है, वो डायग्राम बना के दे दे, आपको बस पता है कि ये क्या होना है। अब देखो, अब बात ये है कि अगर हमारे पास ये वेल दिया होता, ये वेल एसिमेट्रिक वेल दिया होता, ठीक है, तो क्या होता यहाँ पर। ठीक है, तो चेंज सिर्फ यहाँ पर आना था। अगर हमारे पास क्या होता एसिमेट्रिक वेल होता, एसिमेट्रिक वेल मतलब मान लो कि हमारे पास ये 0 से लेकर L तक ये वाला वेल दिया होता, तो En1 क्या आ जाती, En1 आ जाती बी ए माइनस बी इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती L/2, तो ये क्या आ जाता बी ए माइनस बी L/2। ये क्या आ जाती है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। ठीक है, ये कब होता जब हमारे पास एसिमेट्रिक वेल होता, एसिमेट्रिक वेल कुछ 0 से L, और ये हमारे पास नेगेटिव स्लोप होती। ठीक है, ये बिल्कुल इसको ठीक है, ये ऐसे बनी हुई है, कैसे भी बनी हुई है कोई दिक्कत नहीं है, बस लाइन ऐसी होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, कुछ ट्रिक्स देखते हैं। अब देखो, अब मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हो, ठीक है, ये हमारे पास एसिमेट्रिक वेल है, ये सिमेट्रिक वेल है, तो बस ऐसे लाइन दे दी सीधी स्ट्रेट लाइन। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है पिछली बार जैसा, लेकिन आपको इस बार क्या दिया है, ये स्ट्रेट लाइन दी है लेकिन लाइन की इक्वेशन नहीं बताई। तो या तो आप लाइन की इक्वेशन निकालो। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y2 माइनस y1 इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये x माइनस x1। ठीक है, इस तरह से आप लाइन की इक्वेशन निकालोगे तो आपको पता लगेगा ये कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन हमें इतना लंबा सॉल्व नहीं करना, हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता। तो यहाँ पर एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है कि मान लो ये पोटेंशियल है, ये इस तरह स्ट्रेट लाइन का है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का है मतलब कि ये इसको ऐसे दो पोर्शंस में डिवाइड कर रहा है इक्वल, ये ठीक है V0/2 में। तो जो पार्ट इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर जो पर्टर्बेशन है वो आ जाएगी V0/2, करेक्शन सॉरी, ठीक है, करेक्शन ड्यू टू पर्टर्बेशन है वो आ जाएगी V0/2। ये सेम टू सेम हमारा सिमेट्रिक वेल में भी होगा। तो मान लो ये लाइन है,
वी नॉट अपॉन टू, ये इसको ऊपर और नीचे एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पर भी हमारी जो एनर्जी करेक्शन है वो आ जाएगी वी नॉट अपॉन टू। ठीक है, अगर कोई चाहता है कि मैं इसकी इक्वेशन निकालूं, ठीक है, लाइन की फिर सॉल्व करूं पिछले मेथड से, तो आप इसको यूज़ करो। ठीक है, यहां पर y की जगह बस क्या रख दो, h प्राइम। ठीक है, इनको आप सॉल्व करो, इसको x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो। ठीक है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन में आप h प्राइम की वैल्यू रखना, मतलब h प्राइम की वैल्यू आ जाएगी लाइन की इक्वेशन से। ठीक है, y की वैल्यू h प्राइम है यहाँ पर, तो उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा। ठीक है, अगर कोई करके देखना चाहता है, कोई क्यूरियस है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो कर सकता है, नहीं तो ये ट्रिक याद रख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये केस भी है और ये ट्रिक भी है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक और केस देखो। इफ पर्टर्बेशन इज नॉट ऑन कंप्लीट वेल, ठीक है, आपकी जो पर्टर्बेशन है वो नॉट ऑन कंप्लीट वेल है। और ये कौन सी पर्टर्बेशन हो, कांस्टेंट पर्टर्बेशन हो। ठीक है, कोई भी नहीं, कांस्टेंट पर्टर्बेशन। उसका एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये हमारे पास एसिमेट्रिक वेल है। सबसे पहले एसिमेट्रिक केस देखते हैं। एसिमेट्रिक वेल था, ठीक है, 0 से L, तो यहां पर एक कांस्टेंट पर्टर्बेशन है V नॉट। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ क्या है, ये 0 से 2L/3 यहीं तक है, पर्टर्बेशन क्या है, V नॉट। तो इस केस में आप क्या करोगे, तो इस केस में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ पर्टर्बेशन, स्ट्रेंथ ऑफ पर्टर्बेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ पर्टर्बेशन अपॉन लेंथ ऑफ वेल। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वो आ जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ पर्टर्बेशन कितनी है, V नॉट, लेंथ कितनी है 2L/3, और लेंथ ऑफ वेल कितनी है 1/L। तो ये क्या आ जाएगा 2V0/3 आंसर। ठीक है, आसान था। इसी तरह से मान लो कि हमारे पास यही एक और एग्जांपल है। ये है हमारे पास V नोड पर्टर्बेशन और ये है L/2 से L तक। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या आ जाएगी, ठीक है, निकालना चाहो तो पॉज करके निकाल लो। ये आ जाएगी V नोट, लेंथ ऑफ पर्टर्बेशन कितनी है, L/2 तक फैली हुई है। ठीक है, ये इतना पार्ट कितना है L/2, तो ये L/2 और टोटल लेंथ कितनी है वेल की, वो है L, तो ये क्या आ गई टोटल V0/2 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा एसिमेट्रिक वेल का केस हो गया। अगर अगर पर्टर्बेशन पूरे वेल पर है तो भी आपको निकालनी आ गई, पर्टर्बेशन आधे वेल पर है तो भी निकालनी आ गई, और पर्टर्बेशन कुछ एक्स की फॉर्म में है, मतलब या तो लाइन दी हो या कुछ इक्वेशन लिख के दी हो, तो इक्वेशन भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल वगैरह सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो अलग से करवाया था मैंने। अगर देखो किसी ने पिछले लेक्चर देखे नहीं है और सीधा मुंह उठा के आ गया पर्टर्बेशन देखने के लिए, तो फिर कुछ नहीं समझ आना। पहले सारे सिस्टम्स देखो उसके बाद, क्योंकि हमने पहले सारे सिस्टम पढ़े हैं, अब उन सिस्टम्स पर पर्टर्बेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना। अब देखो, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक वेल की। सिमेट्रिक वेल में एक प्रॉब्लम होती है छोटी सी इस ट्रिक में। सिमेट्रिक वेल में प्रॉब्लम क्या होती है, ये मान लो 0 है, ठीक है, बीच में, तो या तो पोटेंशियल पूरे के पूरे वेल पर हो, अगर पूरे वेल पर नहीं हो तो ट्रिक इज ओनली एप्लीकेबल if perturbation is on either side of 0,
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जीरो पर है, तो जीरो के या तो यहाँ कहीं परटर्बेशन हो या फिर यहाँ कहीं परटर्बेशन हो, मतलब या तो लेफ्ट हाफ में वेल के हो या राइट हाफ में वेल के हो, मतलब वो जीरो को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इधर परटर्बेशन हो तो भी चल जाएगा, इधर वाली साइड परटर्बेशन हो तो भी चल जाएगा, ये सब कुछ ओके है। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए कि परटर्बेशन पूरे वेल पर नहीं है और वो कुछ ऐसे बनी हुई है, ये नहीं चलेगा। वो कुछ ऐसे बनी हुई है, ये भी नहीं चलेगा। मतलब एच प्राइम शुड नॉट क्रॉस जीरो। अगर जीरो को क्रॉस करती है तो हमें फिर वो पूरा डेरिवेशन करनी पड़ेगी इसके निकालने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के केसेस नहीं होने चाहिए, आइदर साइड पर होना चाहिए। और अगर ये आइदर साइड पर है तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का वही है, स्ट्रेंथ ऑफ परटर्बेशन इनटू लेंथ ऑफ एच प्राइम अपॉन लेंथ ऑफ वेल। ठीक है, ट्रिक सेम है हमारे पास, बस कंडीशन आपको ये पता होनी चाहिए, इसमें ये कंडीशन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे देखो सिमेट्रिक वेल का आने के चांस कम ही रहते हैं, एसिमेट्रिक वेल पर ही देगा वो क्वेश्चन। इस पर भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो ये मैंने आपको सिमेट्रिक वेल दिया हुआ है। ठीक है, ये है -2L, ये है 2L। ठीक है, और ये हमारे पास है पर ये ज़ीरो है और यहाँ से ये मान लो 2L/3 तक वी नोड कॉन्स्टेंट पोटेंशियल की परटर्बेशन है। तो इसका मेरे को आंसर आप पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ परटर्बेशन क्या है, वी नोट। लेंथ ऑफ परटर्बेशन कितनी है, 2L/3, और लेंथ ऑफ वेल कितनी है, वो है हमारे पास -2L से 2L, तो ये है 4L। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, ये आ जाएगा V0/6। ठीक है, ये क्या आ गई, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ गई। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट जो परटर्बेशन है उसका हो गया वेल्स के लिए। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस पर। अभी देखो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको एनर्जीज लिखनी है इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जैसे कि E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3, इस तरह से 3 क्वेश्चन है आपके पास, इन तीनों में आपको 3-3 सिस्टम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखो हमारे पास वेल है, तीनों वेल सेम है, यहाँ पर वी नोड ये परटर्बेशन आ गई, यहाँ पर वी नोड ये परटर्बेशन आ गई, इसमें कोई परटर्बेशन नहीं है। तो अब आपको इसकी एनर्जीज लिखनी है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लिखनी है असेंडिंग ऑर्डर में। तो एक बार आप खुद ट्राई करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, फिर आंसर देखना। तो देखो अब यहाँ पर ये जो वी नोड है, ठीक है, ये कुछ एच नोड में ये वी नोड ऐड होगा, इसकी वजह से क्या है यहाँ पर जो ग्राउंड एनर्जी थी वो ऐड हो जाएगी कुछ वी नोड एक्स, वी नोड ए। ठीक है, मतलब हल्की फुल्की एनर्जी ऐड हो जाएगी इस परटर्बेशन की। अब ये वाला जो परटर्बेशन है ये नेगेटिव है, तो ये एच नोड में से माइनस होगा कुछ। ठीक है, तो अब ये एच नोड में से माइनस होगा, इसका मतलब इसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी थी उसमें से कुछ ना कुछ माइनस आ जाएगी। ठीक है, इसमें एनर्जी, और ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी थी तो ये ई नोड की ई नोड ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई परटर्बेशन नहीं है। तो क्या हुआ, इसमें हुआ हमारे पास E2 ग्रेटर देन E3 ग्रेटर देन E1। ठीक है, अभी अभी हम परटर्बेशन के क्वेश्चन करके आए हैं, उससे आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये क्यों पॉजिटिवली ऐड हुई है, ये क्यों नेगेटिवली ऐड हुई है। क्योंकि यहाँ पर जो परटर्बेशन है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर जो परटर्बेशन है वो नेगेटिव है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, इसको ट्राई करो। हालांकि ये क्वेश्चन परटर्बेशन का नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए ये। इसमें भी हमें एनर्जी कंपैरिजन करनी है, कोई पार्टिकल है उसकी इनसाइड वेल। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी ऑफ पार्टिकल इनसाइड वेल। ठीक है, इसको एनर्जी कंपैरिजन करनी है तो कैसे करोगे, पॉज करो और सोचो एक बारी। इस तरह का क्वेश्चन भी करवा चुका हूं मैं। तो देखो
अब यहाँ पर क्या है, ये देखो ये इनफाइनाइट वेल है, पहले इसको करते हैं। अब इनफाइनाइट वेल में आपको पता है यहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड स्टेट पार्टिकल की कैसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है, यहाँ पर कोई टनलिंग नहीं हो सकती। तो ये सारी की सारी एनर्जी क्या है, इनसाइड वेल रहेगी। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, ये 2v नोड है, ये v नोड है, दोनों ही क्या है, फाइनाइट पोटेंशियल है। इसका मतलब पार्टिकल की क्या है, थोड़ी बहुत टनलिंग हो जाएगी ऐसे। और जो ये केस है, यहाँ पर एक साइड इनफाइनाइट है, एक साइड फाइनाइट है, तो मतलब यहाँ से तो टनलिंग होगी नहीं, यहाँ से टनलिंग हो जाएगी। इसका मतलब पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी इधर थोड़ी सी लीक कर रही है, यहाँ थोड़ी और लीक कर रही है, यहाँ बिल्कुल लीक नहीं कर रही। तो प्रोबेबिलिटी लीक जहाँ हो रही है वहाँ पर एनर्जी भी लीक हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा कि हमारा E2 सबसे ज़्यादा, E3 उससे कम और E1 सबसे कम, ठीक है, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से ये तीसरा क्वेश्चन है, पिछला होपफुली आपको समझ आया होगा। इसमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी कंपैरिजन करना है। हमारे पास एक बार ये तीनों पर्टर्बेशन है, एक बार बिल्कुल सेंटर में है, एक बार सेंटर से थोड़ा लेफ्ट साइड है और एक बार कॉर्नर पर है। ठीक है, पर्टर्बेशन सेम है तीनों में, ये जो पर्टर्बेशन की वैल्यू है ये सेम है, बस इसको जगह अलग अलग पर रखा हुआ है। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, सोचो। ठीक है, तो देखो, कोई दिमाग लगाना चाहते तो पॉज भी कर सकता है। यहां पर आंसर देखो, देखो अगर मैं ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन बनाऊं तो यहां पर कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर कुछ ऐसा बनेगा और यहां पर कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो पार्टिकल की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां पर है, वो है सेंटर पे, वहीं पर ये पर्टर्बेशन है। ठीक है, तो जहां पर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पर जो करेक्शन है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, जहां पर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम है वहां करेक्शन क्या है, थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, स्पेशल मैंने लिखा था ग्राउंड स्टेट, पार्टिकल की ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, पार्टिकल जब इसकी सिस्टम की ग्राउंड स्टेट में हो, और यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी सबसे कम है तो करेक्शन सबसे कम होगी। तो यहां पर जब एक पार्टिकल आएगा तो उसकी एनर्जी वेरी कैसे कैसे करेगी। ठीक है, उसकी एनर्जी ऐसे वेरी करेगी कि E1 में सबसे ज़्यादा होगी, E2 में उससे कम होगी और E3 में सबसे कम होगी। ठीक है, वापस देखो, ये पार्टिकल की ग्राउंड स्टेट एनर्जीज है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो सिर्फ और सिर्फ वेल की बात हो रही थी। इस बार क्या है, एक वेल में पार्टिकल डाल दिया तो पार्टिकल कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उसकी करेक्शंस में थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पुराने गेट के क्वेश्चंस थे, ये भी गेट का क्वेश्चन है, ये शायद नेट का क्वेश्चन है, ये भी गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के ट्रिक्स आती है। तो ये 3 तरह की टोटल क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास और ये तीनों मैंने आपको करवा दिए हैं। एनर्जी करेक्शन कैसे वेरी कर सकता है, तो 3 तरीके से वेरी कर सकता है, या तो पर्टर्बेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, या फिर जो वॉल्स हैं हमारे इसकी वेल की वो अलग अलग हो जाए, या फिर हमारे जो पार्टिकल की जो पोजीशन है, सॉरी पर्टर्बेशन की पोजीशन है उसकी वजह से पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें फ़र्क आ जाए। ठीक है, तो ये नोट डाल के लिख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल जिस पॉइंट पर ज़्यादा होगा करेक्शन वहां पर ज़्यादा होगी। अब हम एक और केस देख लेते हैं। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट केस है इन्फिनिटेसिमल पर्टर्बेशन। अब इन्फिनिटेसिमल वर्ड का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि काफ़ी स्मॉल पर्टर्बेशन। स्मॉल कैसे, देखो ये हमारे पास कोई इनफाइनाइट वेल था। ठीक है, अब इस इनफाइनाइट वेल में मान लो ये ए विड्थ की पर्टर्बेशन है जिसकी हाइट है V नोट, मतलब पर्टर्बेशन V नोट है लेकिन उसकी विड्थ ए है। विड्थ ए जो है वो वेरी वेरी लेस देन L है। इसका मतलब क्या है, ये इन्फिनिटेसिमल पर्टर्बेशन, डेल्टा नहीं है, डेल्टा फंक्शन अलग होता है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ए विड्थ की हमारे पास एक पर्टर्बेशन है और ये कहाँ पर है, ये इस वेल में 12/3 पोजीशन पर है। ठीक है, बहुत पतली सी है V नोट हाइट की। तो इस तरह का केस आ जाए तो क्या करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। वो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या है, साई एन एच प्राइम साई एन
ठीक है, अपॉन में साई साई, वो मानते हैं हम कि ये हमारा बॉक्स है वो नॉर्मलाइज्ड है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास एच प्राइम, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो देखो वी नोड है। ठीक है, हमारे पास जो पर्टर्बेशन है वो वी नोड है, लेकिन बड़ी पतली सी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्लासिकली सॉल्व करेंगे। क्लासिकली कैसे, जैसे साई एन की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √2 अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, फिर हमारे पास एच प्राइम की वैल्यू रखनी है। एच प्राइम की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास वी नोट, और फिर से हमारे पास √2 अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, और इसको इंटीग्रेशन में ये सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अपॉन एल, और फिर ये वी नोट भी कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, ये आ गया। अब बात ये है कि ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये इंटीग्रेशन वहाँ जाएगा जहाँ पर ये जितने जितने जगह ये पर्टर्बेशन है। तो पर्टर्बेशन कहाँ पर है, ये पर्टर्बेशन 2l/3 पर है। ठीक है, ये पर्टर्बेशन कहाँ पर है, 2l/3 पर। तो 2l/3 में से कहाँ पर है, मान लो कि ये 2l/3 बिल्कुल सेंटर का बिल्कुल ऐसे ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से a/2 पीछे से लेकर a/2 आगे तक, तो 2l/3 माइनस a/2 से 2l/3 प्लस a/2। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर लिख देता हूँ। मान लो ये a लेंथ थी, यहाँ पर 2l/3 था, तो ये वाला पॉइंट क्या कहेंगे हम, ये वाला पॉइंट कहेंगे 2l/3 माइनस a/2 से लेकर 2l/3 प्लस a/2। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इंटीग्रेशन लगानी है। इतनी ही इंटीग्रेशन की लिमिट क्यों ली, क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट वही होती है जहाँ पर हमारी पर्टर्बेशन है। ठीक है, तो देखो अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको सोचोगे कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पर एक ट्रिक है, वो ट्रिक देख लो। ये 2 अपॉन एल बाहर, वी नोट बाहर। इस इंटीग्रेशन की ट्रिक क्या है, इस इंटीग्रेशन की ट्रिक है कि देखो साइन स्क्वायर, ठीक है, एन पाई अपॉन एल, कुछ नहीं करना, बस जहाँ पर एक्स है उस एक्स की जगह क्या कर दो, उस एक्स की जगह बस वो विड्थ लिख दो, सॉरी वो x की जगह वो पोजीशन लिख दो जहां पर ये है, तो x की जगह क्या आ जाएगा 2l/3। ठीक है, अब ये स्टेप अगर आप भूल भी जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आई ना ये चीज। और एक और चीज है, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो a से। a क्या है, उसकी विड्थ, तो हमें करना क्या है, a साइन स्क्वायर एल नॉट। ठीक है, ये काम करना है। ए क्या है, विड्थ ऑफ पर्टर्बेशन, और एल नोड क्या है, पोजीशन। ठीक है, बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है, ए साइन स्क्वायर एल नोड। तो ये ए बाहर आ गया जो उसकी विड्थ थी, साइन एन पाई अपॉन एल, और जहां पर एक्स दिखा था एक्स की जगह एल नोड रख देना है। ठीक है, यहां पर एक्स नोड लिख देता हूं मैं, एक्स नोड। एक्स नोड क्या है, उसकी पोजीशन। अब ज़्यादा सही है। तो बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये। ठीक है, मान लो ग्राउंड स्टेट के लिए निकालनी है। ठीक है, कि मान लो हम ग्राउंड स्टेट के लिए निकाल रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n = 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2v नोड a अपॉन एल साइन स्क्वायर, ये n तो 1 हो गया और ये l से l कट गया, तो ये 2π/3 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा करेक्शन। ठीक है, अब 2π/3 को अगर कोई सॉल्व करना चाहता है तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें आंसर निकालने से मतलब था। अब इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो ये मान लो कि वी नोड पोटेंशियल था, और ये ए विड्थ थी इसकी, इसकी विड्थ इस बार एक्स नहीं, इसकी विड्थ मान लेते इस बार डेल्टा थी। ठीक है, इसकी विड्थ डेल्टा थी और ये l/2 पर था। ठीक है, और ये 0 से l हमारा बॉक्स था। तो अब आप सॉल्व करो, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या होगी। ठीक है, पॉज करो और सॉल्व करो, फिर मैं करता हूं सॉल्व। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा साई एच प्राइम साई। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 अपॉन एल साइन स्क्वायर, और ये वी नोड तो ये था, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर, और किसके लिए निकालनी है, मान लो ग्राउंड स्टेट के लिए ही निकालनी है।
ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए निकालनी। तो पाई एक्स नोड अपॉन एल आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, 2v नोड अपॉन एल, तो यहाँ पर विड्थ कितनी है डेल्टा, तो ये डेल्टा, फिर ये साइन स्क्वायर लगा दिया, तो ये पाई एक्स नोड की जगह क्या आ जाएगा एल अपॉन 2, ये एल से एल गया, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2v नोड डेल्टा अपॉन एल। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आंसर। सिंपल था ये चीज, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर कोई और स्टेट के लिए पूछे तो कोई और स्टेट के लिए भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस पर। इसको आप तब तक नोट कर लो पॉज करके। देखो हमारा नेक्स्ट केस है डेल्टा पोटेंशियल, ये हमारा लास्ट केस है। ठीक है, तो ये डेल्टा पोटेंशियल हम सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल के साथ। डेल्टा फंक्शन अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एच प्राइम मतलब पर्टर्बेशन दी हुई है, जो किस फॉर्म में है, एल्फा डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एल अपॉन 2। ठीक है, जहाँ पर एल्फा क्या है, कॉन्स्टेंट है। एक वन डायमेंशनल एसिमेट्रिक वेल दिया है 0 to L का। फाइंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन बता रहा है एनर्जी में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस भी है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैसे देखते हैं, ये देखो। तो आपको उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले देखो फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, साई एन एच प्राइम साई एन। तो ये क्या आ जाएगा, वेव फंक्शन क्या होता है, √2 अपॉन एल, सॉरी। ठीक है, एल लेंथ दी है, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, एच प्राइम क्या है, एल्फा ऑफ डेल्टा एक्स माइनस एल अपॉन 2। ठीक है, और फिर से √2 अपॉन एल साइन ऑफ एक्स माइनस एल अपॉन 2। ठीक है, और ये इसका इंटीग्रेशन। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 अपॉन एल तो बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, और अल्फा भी बाहर आ जाएगा, 2 अल्फा अपॉन एल बाहर आ गया, ये क्या बच गया साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल, और इसके साथ आ गया हमारा डेल ऑफ एक्स माइनस एल अपॉन 2 डॉट डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन। अब लिमिट से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपको डेल्टा फंक्शन पता है क्या होता है तो लिमिट से फर्क नहीं पड़ता। अब देखो डेल्टा फंक्शन डायग्रामेटिकली कैसा होता है, ये हमारा वैल्यू बना हुआ है एक्स माइनस एल अपॉन 2, मतलब एल अपॉन 2 पर कुछ ये डेल्टा फंक्शन है। ठीक है, एल अपॉन 2 पर इसकी कुछ वैल्यू है, और एल अपॉन 2 के अलावा बाकी सारी जगह पर 0 है। तो ये इनफाइनाइट डेसिमल से भी बहुत फाइन केस है, और इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट तक जाती है एट एल अपॉन 2। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली एल अपॉन 2 पर तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, और उसके अलावा सब जगह 0 है। डेल्टा फंक्शन का ये मतलब होता है, एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पर डिफाइन होता है। तो यहाँ पर डेल्टा फंक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, लिमिट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीरो लेंथ है, तो जीरो लेंथ है तो आप लिमिट क्या लगाओगे, कुछ नहीं लगा सकते। तो इसकी एक प्रॉपर्टी से सॉल्व होता है। यहाँ पर मान लो एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, इस फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन में है डेल ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एफ ऑफ ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है डेल्टा फंक्शन के इंटीग्रेशन के लिए। तो अब यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर, उसके साथ है डेल ऑफ एक्स माइनस एल अपॉन 2। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 अल्फा अपॉन एल, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, एन पाई अपॉन एल इंटू एल अपॉन 2। ठीक है, तो एल से एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर एन पाई अपॉन 2। ठीक है, ये बचेगा। अब बात क्या है कि ये चीज डिपेंड कर रही है स्टेट पर। ठीक है, अब एक खास बात देखो, अब अगर हमारे पास जो स्टेट है वो हमारे पास ऑड स्टेट है। ठीक है, अगर यहाँ पर एन ऑड हुआ, मतलब एन 1 3 5 ऐसे हुआ, तो ये क्या आ जाएगा साइन पाई अपॉन 2, साइन 3 पाई अपॉन 2, साइन 5 पाई अपॉन 2। तो वहाँ पर जो साइन है उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन एन पाई अपॉन 2 की वैल्यू होती है 1। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 अल्फा अपॉन एल। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, ई एन 1 की वैल्यू। और वहीं अगर हमारे पास एन क्या है, इवन, अगर एन इवन है तो ये क्या है, 0 के बाद ये
एन की वैल्यू 2 होगी तो 2 से 2 कट के पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन एन पाई अपॉन 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0। अब यही चीज़ थी एक्चुअली जो मैंने इंपॉर्टेंट कही थी कि इसकी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ये डिपेंड करती है कि स्टेट कौन सी है। अगर हमारे पास ऑड स्टेट है, अब ग्राउंड स्टेट भी किस में आता है, ऑड स्टेट में, n इज इक्वल टू 1 में ग्राउंड स्टेट आता है, तो ग्राउंड स्टेट, उसके बाद सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, वहां पर तो करेक्शन लग जाएगी। और जो हमारी इवन स्टेट है, जो कि है फर्स्ट एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, फिफ्थ एक्साइटेड, उनमें क्या है, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली केस था जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। निकाल भी सकते हो वहां पर इंटीग्रेशन, देखो आपको ऐसे तो है नहीं स्टेप बाय स्टेप लिखना है, पेपर में ऐसे करोगे। ठीक है, पेपर में ऐसे तो है नहीं ये लिखोगे फिर इसको अलग अलग लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे। करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी डायरेक्ट ये लिखोगे, प्रैक्टिस करी होगी तो आ भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद बस ये रिजल्ट लिख देना। तो अगर रट्टा भी नहीं लगाना तो ये एक स्टेप का काम है, इसको निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा हमारा फंक्शन इतना ही था, इससे ज़्यादा डेल्टा फंक्शन हमारे काम भी नहीं आएगा। तो इसको नोट कर लो, फिर हम एक एग्जाम्पल करेंगे, इस एग्जाम्पल के बाद हमारा ये खत्म है पूरा, 1D वेल खत्म है। ठीक है, मेन 1 डायमेंशनल वेल में ही आता है, उसके अलावा हार्मोनिक ऑसिलेटर एक और बचता है। तो अब एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है हमें, एच प्राइम पर्टर्बेशन दी हुई है वी नोड साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल, 1 डायमेंशनल वेल है, -L/2 to L/2, फाइंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालनी है। ठीक है, अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। ठीक है, तो देखो अब इसने हमें ये नहीं दिया कि कौन सी स्टेट में निकालो, हमें पता है जो 1 डायमेंशनल वेल होता है उसमें 2 तरह की स्टेट होती है, कॉस वाली एक साइन वाली, तो हम दोनों के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो हमें क्या निकालना है, En1। ठीक है, तो ये En1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साई एच प्राइम साई। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि साई हमारा क्या है, कॉस वाला। ठीक है, जो ग्राउंड स्टेट और उसमें काम आता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो En1 है ये आ जाएगी 2/L। ठीक है, वी नोड साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वेयर n पाई एक्स अपॉन एल डॉट डी एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन, ये हमारा एच प्राइम है और ये हमारा साई स्क्वेयर है, जो साई साई मल्टीप्लाई करके आएगा। अब एक चीज़ देखो, कॉस स्क्वेयर क्या होता है, ये इवन फंक्शन होता है। ठीक है, और ये क्या है, ऑड फंक्शन। ये वी नोट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, -L/2 से L/2। क्यों, क्योंकि देखो ये जो एच प्राइम दिया है ये पूरे वेल पर होएगा, पूरे वेल पर होगा तो लिमिट क्या है, पूरे वेल की आ जाएगी। तो ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, तो इवन फंक्शन को ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या बन जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये कंप्लीट ये ऑड फंक्शन बन जाएगा। अब ऑड फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है -L/2 to L/2। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो सीधा सीधा क्या है, इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह अब इसमें सेकंड केस देखते हैं, जब साई क्या हो, हमारा साइन वाला हो, तब En1 क्या होगा, तब En1 वही 2v नोड अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ -L/2 to +L/2। यहाँ पर हमारे पास साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल और ये साइन स्क्वेयर n पाई एक्स अपॉन एल डॉट डी एक्स। अब फिर से देखो, साइन स्क्वेयर है, साइन स्क्वेयर क्या होता है, इवन फंक्शन, साइन क्या है, ऑड फंक्शन, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन बन जाएगा। ऑड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है -L/2 to L/2 में, फिर से 0 आ गया। ठीक है, तो केस कोई भी स्टेट का हो, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी 0 ही आएगा। तो ये चीज देख लो। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, यही क्वेश्चन है सेम टू सेम। ठीक है, होमवर्क की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप निकालना 0 to L, मतलब एसिमेट्रिक वेल के लिए। ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन वगैरह लगेगी, वही जो आपने 10th-12th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, थोड़ी बहुत वही लगेगी। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूँ, एसिमेट्रिक वेल के लिए आंसर आएगा 0, उसके लिए भी 0 आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ये होमवर्क में लिख लो। ठीक है,
ये थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, प्रैक्टिस के लिए है बस, और कुछ नहीं है। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर। दो ही हमारे, एक तो वन डायमेंशनल वेल में पर्टर्बेशन थी, एक हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर में पर्टर्बेशन है। तो अब हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरफ चलते हैं। तो देखो अब हार्मोनिक ऑसिलेटर शुरू करते हैं। उसका हैमिल्टोनियन आपको पता ही है, p²/2m जो काइनेटिक एनर्जी टर्म है, और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये पोटेंशियल एनर्जी टर्म है। ठीक है, ये इसका पोटेंशियल है मेन। अब जो पर्टर्बेशन है उसमें मेरे को कांस्टेंट पर्टर्बेशन करवाने की तो ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता ही है। उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है वो क्या आ जाएगी, वी नोड ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये साए साए और ये साए साए, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें कॉमन सेंस से कर सकते हो अगर आपने पिछली क्लास से लगाई है तो। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल ये है कि हमें पोटेंशियल दिया हुआ है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स। तो इसमें करेक्शन फाइंड करनी है फर्स्ट ऑर्डर कोई भी nth स्टेट में। तो इसको पॉज करो और ट्राई करो एक बारी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हमारी पर्टर्बेशन टर्म क्या है, वो है अल्फा एक्स। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन nth स्टेट। वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी साई एच प्राइम साई। ठीक है, ये कोई भी मान लो nth स्टेट के लिए है, अपॉन ये साई साई, ये तो 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये है कि एच प्राइम की जब मैं वैल्यू रखूंगा तो एच प्राइम की वैल्यू क्या है, अल्फा एक्स। ठीक है, तो अल्फा बाहर आ जाएगा, ये क्या बचेगा, साई एन एक्स, साई एन अपॉन में इसको 1 मान लो एक बारी। तो ये क्या होता है, ये आपका बेसिकली हो गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स फॉर nth स्टेट। हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या होती है, 0। खत्म यहीं पर। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, यहां पर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पूछी थी, वो आ गई 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको ट्राई करो एक बार पॉज करके। ठीक है, तो देखो यहां पर v ऑफ एक्स दिया हुआ था हाफ के एक्स स्क्वायर, फिर उसने कहा कि हमने k चेंज कर दिया कुछ k प्लस एप्साइलन में, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फाइंड करो। तो जब k प्लस एप्साइलन में किया तो ये क्या आ जाएगा, v ऑफ एक्स नए वाला, ये आ जाएगा k प्लस एप्साइलन। ठीक है, यहां पर एप्साइलन क्या है, वेरी वेरी स्मॉलर है, एप्साइलन वेरी वेरी स्मॉलर देन k या 1 कुछ भी ले लो। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एप्साइलन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर्टर्बेशन टर्म क्या बन गई एच प्राइम, वो बन गई हमारी एप्साइलन अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गई, पर्टर्बेशन टर्म आ गई। अब क्या निकालना है हमें, अब कुछ नहीं है, बस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालनी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, साई एन एच प्राइम। एच प्राइम की जगह मैंने क्या लिख दिया, एप्साइलन अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, और ये साई एन अपॉन में ये नॉर्मलाइजेशन। तो देखो एप्साइलन अपॉन 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये क्या बचा, साई एन एक्स स्क्वायर साई एन, और ये क्या है, ये एक तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है फॉर nth स्टेट। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, मैंने हार्मोनिक ऑसिलेटर में कहा था, याद होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2n + 1। ठीक है, और ये क्या है, h कट अपॉन 2m ओमेगा, ये क्या आ गई, En1। तो nth स्टेट में एनर्जी करेक्शन क्या आ गई, 2n + 1, और ये h कट अपॉन 2m ओमेगा। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर का लेक्चर लगाया हुआ है तो फिर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसको नोट कर लो पॉज करके, और आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, यहां पर सीधा सीधा एच प्राइम दिया हुआ है कि वो अल्फा पी है, और पोटेंशियल हमें किसका दिया हुआ है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का, मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर लगेगा। तो देखो En1 क्या आ गया,
ये आ गया हमारे पास साई एन, ठीक है। एच प्राइम क्या है, अल्फा पी साई एन अपॉन में ये नॉर्मलाइजेशन। तो अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये क्या बचा, साई एन पी साई एन, ठीक है, अपॉन में ये नॉर्मलाइजेशन। ये क्या है, ये बेसिकली ये जो टर्म है ये है पी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू nth स्टेट के लिए। मोमेंटम की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू nth स्टेट के लिए वो क्या होती है, 0। तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या आ गई nth स्टेट के लिए, वो आ गई 0, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, ये चीज़ हमने की हुई है। देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी की पावर अगर ऑड होगी, हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात हो रही है, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। एक्स की वैल्यू अगर एक्स की पावर ऑड होगी तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 आएगी। ये हमने नोट में लिखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के, ठीक है, कि ये दोनों चीज़ें पता होना चाहिए, हर जगह यूज होता है इसका। तो p की पावर ऑड, ये देखो यहाँ पर p की पावर 1 थी, ऊपर x 0 था तब उसकी पावर 1 थी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। अब नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसको ट्राई करो एक बारी पॉज करके। तो ये हमें हैमिल्टोनियन दिया हुआ है। अब ये हैमिल्टोनियन को जब हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा पी स्क्वेयर अपॉन 2m प्लस पी स्क्वेयर अपॉन 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। तो ये तो हमारा ओरिजिनल हैमिल्टोनियन है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, परटर्बेशन। तो h प्राइम की वैल्यू क्या है, वो है अल्फा पी स्क्वेयर अपॉन 2m। अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालने को बोल रहा है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी, देखो अल्फा अपॉन 2m तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वेयर। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वेयर भी मैंने आपको बताया हुआ है nth स्टेट के लिए, वो क्या होती है, अल्फा अपॉन 2m इंटू 2n प्लस 1 m ओमेगा एच कट अपॉन 2। तो ये देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा ओमेगा एच कट अपॉन 4, और ये 2n प्लस 1, ठीक है। n यहाँ पर स्टेट है, जो स्टेट होगा वो रख देना, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, इसको भी नोट कर लो। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन, ये भी ट्राई करो। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल किसका दिया हुआ है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और हमें परटर्बेशन टर्म क्या दी हुई है, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स क्यूब प्लस गामा एक्स टू द पावर 4। अब इस परटर्बेशन में देखो ये क्या है, एक्स की पावर ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा 0 एक्सपेक्टेशन वैल्यू में। ये भी क्या है, एक्स क्यूब, एक्स की पावर ऑड 0 हो जाएगा, सिर्फ ये सर्वाइव करेगा। और मैंने आपको एक्स की पावर 4 भी लिखवाई थी, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है। तो देखो इसमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास, गामा तो कांस्टेंट है बाहर, एक्स की पावर 4 और nth स्टेट के लिए इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है 6n स्क्वेयर प्लस 6n प्लस 3, और ये m ओमेगा स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। ये इतना बड़ा ही आंसर है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो ध्यान रखें, इसमें अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ गया, एक्स की कोई पावर आ गई, पी की कोई पावर आ गई, तो आराम से कर लोगे, ठीक है। अब देखो, अब हार्मोनिक ऑसिलेटर में ना एक स्पेशल तरीके का क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या होता है, वो होता है टोटल करेक्शन इन एनर्जी। अब टोटल करेक्शन का मतलब क्या हो गया, मान लो हमारा कि जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है वो 0 हो गया, तो टोटल करेक्शन में तो आगे और भी ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर करेक्शन हमारा वो हो सकता है नॉन जीरो हो, तो वो भी पूछ लेता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में।
तो इसको लिए हमें सॉल्व नहीं करना, इसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक से पहले आप ये देख लो कि जो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन है वो लिखते कैसे हैं। ठीक है, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला देख लो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, nth स्टेट के लिए सेकेंड ऑर्डर करेक्शन। तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ m डज नॉट इक्वल टू n। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास साई m नॉड h प्राइम साई n नॉड, और इसका आ गया होल स्क्वायर अपॉन में हमारे पास आ गया ई एन नॉड माइनस ई एम नॉड। ये जो लिखा है इसका मतलब समझो क्या है, ये जो टर्म है ना ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही बता रही है, लेकिन ये समेशन ऑफ एम डज नॉट इक्वल टू एन का क्या मतलब है। देखो मान लो हमारे पास 3 स्टेट्स थी 1 2 3, तो m की वैल्यू भी ये 3 हो सकती है और n की वैल्यू भी ये 3 हो सकती है। तो अब हमें क्या करना है, m की और n की वैल्यू इस तरह से पुट करनी है कि m डज नॉट इक्वल टू n होना चाहिए। तो हमारे पेयर्स बन जाएंगे यहां पर 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2। तो ये सारे क्या है, m और n के पेयर बन जाएंगे। इसका मतलब हमें 6 बार एक्सपेक्टेशन वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी m और n की अलग अलग वैल्यूज लगा के। तो आपको पता है ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ऊपर से इनकी नीचे एनर्जी भी माइनस करनी है जो m और n की वैल्यू ली है। ठीक है, और यहां पर ये होल स्क्वायर याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम नहीं इतना लंबा सॉल्व कर सकते, तो इसके लिए ट्रिक्स होती है। इसी तरह से अगर देखो सेकंड ऑर्डर करेक्शन का फॉर्मूला बता ही दिया है, तो एक बार वेव फंक्शन में भी करेक्शन का फॉर्मूला देख लो। ये जो साई एन है इसकी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का फॉर्मूला देखो, ये कैसा होता है, समेशन ऑफ m डज नॉट इक्वल टू n। ठीक है, साई m नोड h प्राइम साई n नोड, और ये आ गया हमारा ई एन नोड माइनस ई एम नोड। ठीक है, इस बार बस होल स्क्वायर नहीं लगेगा, और ये सॉल्व करके लास्ट में आ जाएगा हमारे पास साई एम नोड। तो ये है हमारे पास करेक्शन इन वेव फंक्शन। ये तो कभी भी काम नहीं आना गलती से भी। ठीक है, ये बस मैंने बता दिया कि फॉर्मूला देख लो कैसा होता है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए ये कभी नहीं पूछते, ना ही कोई फॉर्मूला पूछेगा ना कभी कोई सॉल्व करने को कहेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं ट्रिक की, कि अगर en2 सॉल्व नहीं करना तो ट्रिक क्या है। अब ट्रिक ऐसे है, ठीक है ध्यान से देखना, टोटल करेक्शन की बात हो रही है, तो यहां पर मैं एग्जांपल के साथ ले चलता हूं कि मान लो हमें v ऑफ x दिया था, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये प्लस एल्फा एक्स। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी जो टोटल करेक्शन आ जाएगी en2 से, en2 वो क्या आएगी वो देखो। अब मान लो कि v ऑफ x की एक जनरल फॉर्म लिख लो कि ये आएगा कैसे, ये आएगा कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स, इस तरह की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी करेक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, ये एनर्जी करेक्शन है और ये आपको याद होनी चाहिए। और ये बी स्क्वायर अपॉन 4a की एक खास बात और है कि यहां पर भले ही प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, ये हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है कि जो आपकी करेक्टेड एनर्जी है वो क्या होगी, वो होगी ई एन नोड माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, अब यही चीज हम किस में अप्लाई करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो एनर्जी करेक्शन है en2 वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एल्फा स्क्वायर, माइनस का तो ये लगेगा ही लगेगा, एल्फा स्क्वायर अपॉन 4a। यहां से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या लग गई हमारी करेक्शन आ गई आंसर, बस। ठीक है, ऊपर जो इतनी बड़ी महाभारत लिखी है उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप में आंसर निकालो। ठीक है, इसको नोट डाल के लिख लेना इस पॉइंट को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब इस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है,
इस एक क्वेश्चन से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, अगर कोई करना चाहता है तो पॉज करके ट्राई भी कर सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसने कहा है एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसका चार्ज q है। ठीक है, और वो SHM कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग x एक्सिस। अगर E नोड एक्स कैप एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी है तो फाइंड टोटल करेक्शन इन एनर्जी। ठीक है, तो सीधी बात है कि पार्टिकल क्या कर रहा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो हार्मोनिक मोशन मतलब हार्मोनिक पोटेंशियल हो गया, तो इसका पोटेंशियल क्या आएगा, ये आएगा कुछ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये उसका कुछ पोटेंशियल रहा होगा। अब बात है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इस पर क्या लगेगा, फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू वो कितना होता है, वो होता है, इसका चार्ज वो था क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी ई नॉट। ठीक है, लेकिन ये तो फोर्स आया, हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो फोर्स से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो होता है माइनस ऑफ एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन। तो ये फोर्स तो क्या है, क्यू ई नोड कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस क्यू ई नोड, और इंटीग्रेशन ऑफ डॉट डी एक्स वो क्या बन जाएगा, एक्स। तो माइनस क्यू ई नोड एक्स ये क्या है, उसका पोटेंशियल या कह दो पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है पर्टर्बेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपको पता होना चाहिए और रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझोगे कैसे निकाला है हमने। तो अब जो नया हमारे पास पोटेंशियल है वो क्या आ गया, वो आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर भी ओमेगा स्क्वायर था, और यहां पर आ गया माइनस क्यू ई नॉट एक्स। तो अब यहां पर क्या निकालना है, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या आएगी, वो आ जाएगी जीरो। क्यों, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक्स है। ठीक है, ये जो हमारा एच प्राइम है ये क्या है, माइनस क्यू ई नोड एक्स, यही हमारा पर्टर्बेशन है। तो ई एन वन जीरो आ जाएगा, तो बचेगा क्या, ई एन टू। ई एन टू कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, और वो भी माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस तो रहेगा, बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर ई नोड स्क्वायर अपॉन फोर ए, तो ये क्या हो गया, टू एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा ई एन टू, और यही क्या है हमारा करेक्शन। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, टोटल करेक्शन निकाल ली थी एनर्जी में, करेक्शन हमने निकाल दी है जो सेकंड ऑर्डर की है। ठीक है, तो ये हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर यहां पर खत्म है, इसके अलावा कुछ कंसेप्ट नहीं बनते इसमें। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स प्रॉब्लम की। ठीक है, तो मैट्रिक्स प्रॉब्लम में हमें एक हैमिल्टोनियन दिया हुआ है कुछ ऐसा, 1 2 एप्सिलॉन 0 2 एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन 0 3 एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन, और इसने कहा है यहाँ पर एप्सिलॉन वेरी वेरी लेस देन 1 है। तो हम ये समझ सकते हैं कि एप्सिलॉन कुछ पर्टर्बेशन टर्म है। तो उसने पूछा है फाइंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, देखो अब हम एक काम करते हैं। अब दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, तो मेथड नंबर 1 देखो। ठीक है, मेथड नंबर 1 क्या है कि हम इसको एच नोड प्लस एच प्राइम में डिवाइड कर लेते हैं और फिर एच प्राइम से इसको सॉल्व करेंगे। वो कैसे करना है देखो, तो इसको मैंने डिवाइड कर लिया कुछ 1 2 3, बाकी सारी टर्म 0 0 0 0 0 0। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 2 एप्सिलॉन 0 0, और ये 2 एप्सिलॉन एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन, और ये क्या आ गया 0 3 एप्सिलॉन और ये 3। ठीक है, ये क्या बच गया हमारे पास, मैट्रिक्स बच गया, सॉरी एप्सिलॉन एप्सिलॉन लास्ट वाला एप्सिलॉन था। ठीक है, ये एक तरह से एच नोड हो गई, और ये क्या हो गई, एच प्राइम। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब यहां से हमें क्या पता लगता है, सबसे पहले तो इनकी एनर्जी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, एनर्जी वैल्यू निकालनी है और स्टेट निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करो, अब देखो आपको एक ट्रिक तो पता ही है जिन्होंने मैट्रिसेस किए हुए हैं। हमारे पास सबसे पहली स्टेट आती है 1 0 0, और इसकी एनर्जी कितनी है, ये देखो 1, तो इसकी एनर्जी क्या है 1 है। ठीक है, दूसरी स्टेट आती है हमारे पास 0 1 0, इसकी एनर्जी क्या है 2। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में ये सारी क्या होती है, इसकी आइगन वैल्यूज होती है।
कौन सी आइगन वैल्यू? एनर्जी आइगन वैल्यू। ठीक है, इसकी जो आइगन वैल्यूज आएगी वो एनर्जी आइगन वैल्यूज होगी। फिर हमारे पास क्या है? 0 0 और 1, और इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी है? 3। मतलब ये स्टेट्स है, ये स्टेट्स है, ये एक तरह से क्या है? ये फाई 1 ये स्टेट है। ठीक है, ये क्या है? फाई 2 ये भी स्टेट है। ये क्या है हमारे पास? फाई 3 ये भी स्टेट है। ठीक है, और उसके साथ हमारा जो E1 नोड है वो क्या है? 1। सेकेंड नोड है वो क्या है? 2। और E3 नोड ये क्या है? 3। ये किसके लिए था? ये ओरिजिनल हैमिल्टोनियन के लिए था, H नोड की वैल्यू। अब इसमें हमने क्या कर दिया? H प्राइम ऐड कर दिया। अब H प्राइम ऐड करने की वजह से क्या होगा? देखो, सबसे पहले हम इसका अप्लाई, फॉर्मूला किसका अप्लाई करते हैं? फर्स्ट का, E फर्स्ट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। ठीक है, E1 1 हो गई। ये क्या आएगी हमारे पास? ये आएगी फाई 1 H प्राइम फाई 1 अपॉन में फाई 1 ये नॉर्मलाइज्ड ही होगी। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, नॉर्मलाइज्ड ही होगा। ठीक है, तो अब देखो ये फाई 1 की वैल्यूज़ लिखनी है, तो ये क्या आ जाएगी? 1 0 0। ठीक है, ये फाई 1 रहा हमारा ये वाला। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ लिखनी है। उसके बाद H प्राइम, H प्राइम की क्या वैल्यू है? ये मैं एक काम करता हूँ, एप्साइलन बाहर निकाल लेता हूँ इससे। ये एप्साइलन यहाँ 1 आ गया, ये एप्साइलन ऐसे बाहर निकाल लिया। ठीक है, कॉमन आ गया एप्साइलन। ठीक है, यहाँ भी 1 आ गया। तो देखो ये एप्साइलन बाहर आ गया। ठीक है, ये कांस्टेंट था, ये इधर आ गया एप्साइलन, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स बच गया जिसकी वैल्यू है 0 2 0 2 1 3 0 3 1। ठीक है, और फिर से फाई 1, तो फाई 1 की वैल्यू क्या है? 1 0 0। इसको सॉल्व करना है बस, इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया। अब देखो यहाँ क्या करना है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर? ठीक है, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ऐड होगी तो इसका फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। ठीक है, तो ये एप्साइलन बाहर है, तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, इन तीनों को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या है? 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 बचेगा, बाकी सारे टर्म 0। और इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से तो भी क्या आएगा? 0। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आया? एक सेकेंड ना, ये था एप्साइलन, ये क्या था? 1 0 0। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर हमारे पास आ गया ये। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 को 0 2 0 से, तो फिर से 0 आ जाएगा। तो इसकी जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन थी वो 0 हो गई। ठीक है, फाई 1 की। अब इसी तरह हम ये सेम टू सेम काम किस में करेंगे? सेकंड में। तो E21 मतलब सेकंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, वो क्या आ जाएगा? फाई 2 H प्राइम फाई 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? एप्साइलन, और ये 0 1 0। ठीक है, यहां पर ये बड़ा सा मैट्रिक्स 0 2 0 2 1 3 और ये 0 3 1। ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा? 0 1 0। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सेम टू सेम है 0 1 0। ठीक है, तो देखो इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 2 आ गया, इसको यहां से यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां 1 आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहां भी क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास आंसर। अब हम क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 3 0, तो ये क्या आ गया? एप्साइलन आंसर। ठीक है, ये क्या है? सेकेंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। अब इसी सेम तरीके से जब हम थर्ड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालेंगे तब क्या करेंगे? ठीक है, मैंने थोड़ा 3x3 का मैट्रिक्स ले लिया, थोड़ा बड़ा होता है ये। ठीक है, तो ये क्या आ गया? फाई 3 H प्राइम फाई 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया? एप्साइलन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 0 1, और ये मैट्रिक्स ऐसा का ऐसा। ठीक है, और ये क्या आ गया? 0 0 1।
ठीक है, अब हम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं 0 0 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एप्सिलॉन, क्योंकि 1 1 एक केस बचेगा, बाकी सारा 0। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, बच्चों का काम है। तो अब हमें क्या है, अब हमें पता लग गया कि एनर्जी करेक्शंस क्या होगी। तो देखो जो E1 है वो क्या बन जाएगी, वो 1 ही रहेगी। ठीक है, E2 है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 2 प्लस एप्सिलॉन। और जो थर्ड स्टेट में एनर्जी करेक्शन है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 3 प्लस एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्टेड एनर्जीज है। ये क्या है हमारे पास, करेक्टेड एनर्जी है। ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने का एक सेकंड मेथड भी होता है। अब 3x3 का मैट्रिक्स था तो वो मेथड यहाँ पर काम का नहीं था, लेकिन वो मेथड क्या होता है, हमारे पास ये जो ओरिजिनल दिया हुआ था, ठीक है, उसी पर चलते हैं। जो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स दिया हुआ था ये वाला, ठीक है, इस मैट्रिक्स की आप क्या निकालो, आइगन वैल्यू निकाल लो मैट्रिक्स मेथड से। आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने पहले भी बताया हुआ है, माइनस लैम्डा। ठीक है, मैट्रिसेस में करवाया था, माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा। ठीक है, ये क्या होता है, h माइनस आई लैम्डा। ठीक है, ये करना है आपको, और इसको सॉल्व कर लो तो लैम्डा की वैल्यूज आ जाएगी। अब जो लैम्डा की वैल्यूज आएगी वो आपकी करेक्टेड एनर्जी आएगी। ठीक है, वहां ओरिजिनल एनर्जी भी होगी और करेक्टेड एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो अब जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, जैसे इसका आंसर क्या आएगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसका आंसर आएगा ये E1 है, यहां पर लैम्डा 1 आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा 1 1 आ जाएगा, इसका मतलब लैम्डा 1 में कोई करेक्शन नहीं है। ये E2 है, यहां पर लैम्डा 2 2 प्लस एप्सिलॉन, यहां आ जाएगा लैम्डा 3 3 प्लस एप्सिलॉन। तो ये आपको डायरेक्ट करेक्टेड एनर्जी लेवल दे देगा। अगर आप इस पूरे के पूरे जो मैट्रिक्स है विद ये डिस्टर्बेंस, आप विद पर्टर्बेशन आप पूरी की आइगन वैल्यू निकाल देते हो। ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हो। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्विंग। तो ये आपको क्या दे देगा, करेक्टेड एनर्जी लेवल, करेक्टेड एनर्जी। इस पर भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 एप्सिलॉन एप्सिलॉन माइनस 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स है आपके पास। अब यहां पर आपको पता है कि φ1 स्टेट है वो है 1 0, उसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो है 1। इसी तरह आपके पास φ2 स्टेट है, उसकी वैल्यू है 0 1, और उसकी आपके पास एनर्जी है वो है -1। ठीक है, अब मान लो इसने पूछा होता फाइंड करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, अगर इसने क्या पूछा होता, ग्राउंड स्टेट एनर्जी में करेक्शन पूछी होती, तो देखो कैसे निकालते हम। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, तो h माइनस आई लैम्डा करना है। ठीक है, मैट्रिक्स मैंने आपको लेक्चर देखने को कहा था, तो वहां से क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस लैम्डा एप्सिलॉन एप्सिलॉन -1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया -1 माइनस लैम्डा और ये 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, इसका मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, -1 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, लैम्डा की वैल्यू आ गई √1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये देखो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस √1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है 1 प्लस एक्स की पावर n,
व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो ये क्या हो जाता है 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। उसी तरीके से हमें इसको ओपन करना है। एक बार क्या है ये प्लस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एप्साइलन स्क्वायर, और एक बार क्या है ये माइनस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एप्साइलन स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से है ये। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, अब ये क्या है अंडर रूट क्या होता है, इसकी पावर 1/2 होता है। ये भी क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये प्लस एप्साइलन स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा -1 माइनस एप्साइलन स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या थी, ग्राउंड स्टेट कौन सी थी, ये -1 वाली ग्राउंड स्टेट थी, तो ये क्या है करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट, और ये +1 वाली एक्साइटेड स्टेट थी, तो ये करेक्शन इन एक्साइटेड स्टेट आ गई। अब एक बात यहां ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हमारे पास जो करेक्शन है ये सेकेंड ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर का कैसे पता लगा, एप्साइलन स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब था यहां पर भी ये करेक्शन कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर है। इसका मतलब क्या था कि इसमें जब हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालते तो वो 0 आती, और इसने सेकेंड ऑर्डर करेक्शन दे दी। ठीक है, तो जब आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हो, जब आप डायरेक्ट आइगन वैल्यू निकाल के पूरा सॉल्व कर देते हो, तो ये आपको सारे की सारी करेक्शन वैल्यू दे देगा एक साथ, सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी भी मतलब पॉसिबल है। ठीक है, वैसे इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये जो अप्रोक्सीमेशन है इसको हम आगे भी कर सकते हैं, तो ये फोर्थ ऑर्डर सिक्स्थ ऑर्डर आगे भी दे देगा, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा तरीका हो गया जब हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया बिना फॉर्मूले के। अब हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक है, वो सिर्फ मैट्रिक्स में करेंगे, बाकी आपके कोई सिलेबस में नहीं है। मैट्रिक्स वाला भी मतलब मैं करवा रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा बता दूं कि डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी होती क्या है। ठीक है, तो देखो अब हम करेंगे डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक है, तो ये कैसे करना है, देखो अब मान लो हमारे पास कोई हैमिल्टोनियन दिया है, वो है कुछ 1 प्लस एल्फा 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 और 1 प्लस एल्फा। ठीक है, अब इसको आप ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 1, प्लस में आ जाएगा हमारे पास एल्फा 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 एल्फा। तो ये हमारे पास क्या है एच नोड, और ये क्या है हमारे पास एच प्राइम। ठीक है, यहाँ गिवन होगा कि हमारा जो एल्फा है वो वेरी वेरी लेस देन 1 है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो, ठीक है, तो फाई 1 क्या है, फाई 1 है हमारे पास 1 0, और फाई 2 क्या है हमारे पास, फाई 2 है हमारे पास 0 1। अब E1 क्या है, E1 है हमारे पास 1, और E2 भी क्या है हमारे पास 1। तो इसका मतलब दोनों लेवल की एनर्जी क्या आ गई सेम। तो दो लेवल विद सेम एनर्जी आ जाए उसे हम क्या कहते हैं डीजेनरेट लेवल। तो ये क्या आ गई हमारे पास डीजेनरेसी आ गई। तो अब इस डीजेनरेसी को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं डीजेनरेट मैट्रिक्स बनाते हैं, डीजेनरेट मैट्रिक्स। अब वो डीजेनरेट मैट्रिक्स होता क्या है वो देखो, वो होता है हमारे पास H11 H12 H21 H22। ठीक है, इस मैट्रिक्स का मतलब क्या है ये भी देख लो। H11 का मतलब है हमारे पास फाई 1 H प्राइम फाई 1। ठीक है, 12 का मतलब क्या है फाई 1 H प्राइम फाई 2। ये क्या है फाई 2 H प्राइम फाई 1, और ये है हमारे पास फाई 2 H प्राइम और फाई 2। ये हमारे पास डीजेनरेट मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, जिसकी 4 वैल्यू क्या आएगी, इन चारों चीज़ों को सॉल्व करके आएगी। उसके बाद हम इस डीजेनरेट मैट्रिक्स का क्या करते हैं, ये जो डीजेनरेट मैट्रिक्स बना हमारे पास मान लो H, ठीक है, अब ये डीजेनरेट मैट्रिक्स, ठीक है, एच डी लिख दिया इसको, इसकी हम आइगन वैल्यू निकालते हैं कैसे, एच डी माइनस आई लेमडा इज इक्वल टू 0 करेंगे, और उसके बाद जो लेमडा है वो क्या आएगी, वो आएगी करेक्टेड एनर्जी, करेक्टेड एनर्जी। ठीक है, यही एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं जो मैंने ऊपर लिया है। ठीक है, इस एग्जैक्टली इसी मेथड से। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डीजेनरेट मैट्रिक्स निकालना है। डीजेनरेट मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, देखो ये हम वैल्यूज निकालते हैं।
सबसे पहले H11 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, H11 की वैल्यू निकालेंगे। H11 की वैल्यू क्या आएगी, H11 की वैल्यू आएगी हमारे पास 10। ठीक है, फिर ये है हमारे पास, देखो अल्फा बाहर आ गया, ये है 1111। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास अल्फा ही बचेगा। ठीक है, कर लेना, बच्चों का काम है, दिख रहा है साफ साफ। फिर हम क्या करेंगे, H12 निकालेंगे। ठीक है, वो क्या है, अल्फा 10 और ये 1111 और फिर ये आ जाएगा 01। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास अभी भी आ जाएगा अल्फा। ठीक है, इसी सेम तरीके से हम थर्ड H21 निकालेंगे, वो भी अल्फा आ जाएगा। और फोर्थ हम H22 निकालेंगे, वो भी क्या आ जाएगा, अल्फा ही आ जाएगा। ठीक है, कोइंसिडेंटली ये ऐसे आ गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमेशा यही आए, कोइंसिडेंटली आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स क्या बन गया हमारे पास, डीजेनरेट मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फा 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 अल्फा। ठीक है, अब इसकी क्या है, आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो एच डी माइनस आई लेमडा। ठीक है, ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा माइनस लेमडा, अल्फा अल्फा और ये अल्फा माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, फिर हम क्या इसको सॉल्व करेंगे, तो ये अल्फा माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास अल्फा माइनस लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे तो अल्फा माइनस लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, लेमडा की वैल्यू आएगी 0 और 2 अल्फा। ठीक है, ये हमारी क्या है, करेक्शन है एनर्जीज में। ठीक है, ये दोनों क्या है, एनर्जीज में करेक्शन। करेक्शन मतलब कि मान लो हमारी जो E1 थी वो अब 1 ही रहेगी। ठीक है, उसमें करेक्शन कितनी है, 0। और जो हमारी E2 थी वो क्या बन जाएगी, 1 + 2 अल्फा। ये हमारी करेक्टेड एनर्जी स्टेट्स आ गई, करेक्टेड एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, आसान है, एक बार अपने हाथ से करोगे तो आसान लगने लग जाएगा। इसको नोट कर लो। फिर हम क्या करते हैं, एक मिक्स्ड केस सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब हमारे पास ये एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ एच नोट दिया हुआ है, एच प्राइम दिया हुआ है, एप्सिलॉन वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो ये सारी क्या होगी, परटर्बेशन हो गई। इसको सॉल्व करते हैं। ये मिक्स्ड केस है, मिक्स्ड केस कैसे है ये भी देख लो। अगर कोई सॉल्व खुद करना चाहता है तो वो पॉज करके सॉल्व भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, ये जो मैट्रिक्स है इसमें E1 क्या है, मतलब फर्स्ट की आइगन एनर्जी वैल्यू वो है 1। E2 क्या है, वो है 2। और हमारे पास E3 क्या है, वो 2। इसका मतलब हमारे पास ये तो अलग है लेवल, और ये दोनों क्या है, डीजनरेट। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें हम E1 को तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं, और E2 और E3 की क्या है, हम डीजनरेट मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले तो देखो E11 निकालते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे पास 1 0 0। ठीक है, उसके बाद ये 0 1 0 1 0 1 और 0 1 0। ठीक है, इसको करना है सॉल्व, और सॉरी ये उल्टा लिख दिया ना मैंने, 1 0 0 ऐसे आना था, और ये आ गया हमारे पास 1 0 0। इसको सॉल्व करेंगे तो E1 आ जाएगा, E1 में करेक्शन आ जाएगी मतलब। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये 0, ये 1 और ये 0, और हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये एप्सिलॉन, तो ये एप्सिलॉन 1 0 0 और ये आ जाएगा हमारे पास 0 1 0। तो ये एट द एंड 0 ही आ गया, मतलब फर्स्ट लेवल है उसमें करेक्शन क्या है, 0 आ गई। ठीक है, ये तो आसान था। अब हम सेकंड और थर्ड लेवल के लिए क्या करेंगे, देखो सेकंड और थर्ड लेवल के लिए हम बनाएंगे डीजनरेट मैट्रिक्स। ठीक है, एच डी, वो डीजनरेट मैट्रिक्स कैसी होगी, वो होगी हमारे पास H22 H23 H32
और H33 ऐसे, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यूज़ हम निकालें तो इसकी वैल्यूज़ क्या आएगी, ठीक है, खुद निकाल लेना, मैं इसकी वैल्यूज़ बता देता हूँ। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0 एप्साइलन एप्साइलन 0, ठीक है। ये होमवर्क में खुद कर लेना, थोड़ा सा हाथ चला लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डीजनरेट मैट्रिक्स आ गया। अब इनकी करेक्शन कैसे निकालते हैं, इस डीजनरेट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालकर। तो इसकी आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, एच डी माइनस आई लैम्डा, वो हो जाएगा हमारे पास माइनस लैम्डा एप्साइलन एप्साइलन माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस एप्साइलन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस एप्साइलन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि E2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 प्लस एप्साइलन, और E3 क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 2 माइनस एप्साइलन, ठीक है। अब जरूरी नहीं है E2 ही हो E3 ही हो, क्योंकि देखो दोनों डीजनरेट लेवल थे, तो दोनों को अलग अलग करना मुश्किल है। तो दोनों में से अब कौन से लेवल में करेक्शन होगी ये बताना भी मुश्किल है, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि 2 में प्लस अल्फा की करेक्शन हुई और 3 में माइनस अल्फा की करेक्शन हुई। तो इस तरह से हम मिक्स्ड केस भी कर सकते हैं, जहां पर एक क्या था, एक तो हमारा सिंपल पर्टर्बेशन थी और बाकी दो में क्या है, डीजनरेट पर्टर्बेशन आ रही थी। तो ये हमारा पर्टर्बेशन थ्योरी का लेक्चर कंप्लीट हुआ। बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया, मेरे को खुद को फील हो रहा है बड़ी रात हो गई, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आप वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह मैं थोड़े टाइम में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँ, अभी मैं कुछ ज़्यादा डाल नहीं रहा वहाँ पर, थोड़े टाइम में आ जाएंगे तो उसको भी ज्वाइन कर लेना।